दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो दो बहनों का मुद्दा है। अब आप सोचेंगे ये मुद्दा क्या है। ये है दो भाषाओं का मुद्दा, हिंदी और उर्दू। दोनों बहनें हैं, इसी ज़मीन पे ये भाषाएं पनपी और इसी आदमियत के बीच से गुजरते हुए अपनी अपनी तरह से इनने एक मुकाम हासिल। आज उर्दू की स्थिति जो है हम उस पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ हैं देश के जाने माने उर्दू के विद्वान फिरोज कमाल साहब। हम आपका स्वागत करते हैं फिरोज साहब। और मुद्दा यही है कि उर्दू को लेकर लगातार आज आज़ादी के हम लगभग 75 साल से ऊपर आ चुके हैं और जिस तरीके से देखा जाए कि उर्दू को एकदम दोयम दर्जे की भाषा बना दिया गया है। जी आपके मन में क्या आता है इस बात में? आपने बहुत ही जलता हुआ सवाल किया है कि हिंदुस्तान जहाँ उर्दू का जन्म हुआ, जहाँ ये पैदा हुई, उसका वतन ही उसके लिए दोयम दर्जे की का मारूफ बन गया। दरअसल उर्दू ज़ुबान रोज़गार मूलक ज़ुबान नहीं बची। इसकी बहुत सी वजूहात हैं और जो ज़ुबान रोज़गार से मरबूत नहीं होगी, उससे मुंसलिक नहीं होगी, उस ज़ुबान का पतन यकीनी है। लेकिन बहैसियत ज़बान ये दुनिया की सबसे मीठी और शीरीं ज़ुबान है, जिसमें गंगा जमनी तहजीब के बहुत सी मिसालें मिलती हैं, आप देखेंगे। लेकिन इसकी तनज़्ज़ुली या इसकी उन्नति में जो बाधा है, उसकी सरकार तो एक वजह है, मौजूदा सियासत भी एक वजह है, लेकिन उससे बड़ी वजह है खुद उर्दू वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज हमारी ये समझ बन चुकी है कि अगर उर्दू मीडियम से हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये किसी काम का नहीं बचेगा रोजगार के एतबार से, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में तालीम का त्रिभाषी फार्मूला लागू है कि एक हिंदुस्तानी को 3 भाषा पढ़ना पड़ेगी, हिंदी, अंग्रेजी और एक उसकी अपनी मादरी जुबान। अगर गुजराती है तो गुजराती ले सकता है, हिंदी ले सकता है, अंग्रेजी ले सकता है। पंजाबी है तो पंजाबी ले सकता है, हिंदी ले सकता है, उर्दू ले सकता है। मराठी है तो हिंदी, उर्दू और हिंदी, मराठी और अंग्रेजी ले सकता है। तो क्या वजह है कि हम उर्दू वाले उर्दू नहीं ऑफर करते? हमें भी तो अपनी तीसरी जुबान चुनने का हक है। और फिर हम ये दावा करते हैं कि उर्दू पढ़ने के बाद हमें रोजगार नहीं मिलता, हिंदी पढ़ना चाहिए। तो आज भी अहले उर्दू में उर्दू बस्तियों से कोई हिंदी का प्रचंड विद्वान निकल नहीं सका। ये 200 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई हिंदी का प्रचंड विद्वान जबलपुर की धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। अगरचे इसके बरखिलाफ उर्दू जुबान के गैर उर्दूदा प्रचंड विद्वान पैदा हुए हैं, जिनमें मैं नाम गिना सकता हूं। महादेव प्रसाद स्वामी, लखनलाल जी वर्मा, पन्नालाल जी श्रीवास्तव नूर, प्रेमचंद जी मजहर, चौधरी जयकिशन जी हबीब, नत्थूलाल जी सराफ और एक ऐसा नाम आचार्य गुलाबचंद दर्शनाचार्य, जो संस्कृत और हिंदी के बड़े विद्वान थे, लेकिन उर्दू के भी मर्गे थे। तो उर्दू जुबान को गैर उर्दू भाषी लोगों ने, खास तौर से पंजाबी हो, हिंदू भाई हो हमारे या मुसलमान हो, इन सब ने अपनाया और मर्मज्ञता भी हासिल की उर्दू जुबान में गैर मुस्लिमों ने। लेकिन हम सिर्फ ये रोना रोते रह गए कि ये रोजगार मूलक नहीं मिली। इसके मुकाबले में महाराष्ट्र में जाइए तो महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं तो उर्दू बस्तियों के स्कूल में अपनी थर्ड लैंग्वेज उर्दू ही रखी है। तमिलनाडु चले जाइए, गुजरात चले जाइए, बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, यहां थर्ड लैंग्वेज इनकी उर्दू है और आज फल रही है, फूल रही है। फिरोज साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि जबलपुर में हिंदी भाषी उर्दू के बड़े शायर पन्नालाल श्रीवास्तव नूर, प्रेमचंद श्रीवास्तव मजहर, बाकी आपने भी नाम गिनाए और अभी अभी हाल ही में रामराज जी फौजदार जी नाम जी। और अभी नए शायरों में भी अगर देखें तो कुछ नाम आते है ना,
राठौर रूही, हाँ रानू राठौर, रूही रूही है, सूरज राय, सूरज है, और सूरज राय, सूरज तो कमाल, सलील तिवारी हैं, सलील तिवारी, सुधीर पांडे, सुधीर पांडे, ये अभी नई पीढ़ी के उर्दू के शायर भी हैं। विवेक चतुर्वेदी भी हाँ, अभी विवेक बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बहुत अच्छा। बहरहाल बात आती है कि जबलपुर में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उर्दू के अखबार भी निकले हैं। आफ्ताब जदीद यहाँ से निकला, सरदार रतन सिंह जैसे उर्दू के कथाकार यही जबलपुर में थे, स्टेशन डायरेक्टर थे आकाशवाणी में। लेकिन स्थिति ये है कि हम देख रहे हैं लगातार कि उर्दू पे जो काम होना चाहिए, जिस तरीके से उर्दू को लेके गोष्ठियाँ पहले होती रही है, आज वो सब बंद है। इसके पीछे की वजह क्या हो? हाँ, इसकी एक वजह जो मेरे समझ में आती है कि जबलपुर में 1904 में जीसीएफ फैक्ट्री जब बनी तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से और दिल्ली से बहुत से मुस्लिम अफसरान आए उसमें। इसके अलावा यहाँ जब फौजी छावनी बनी तो इसमें भी अंग्रेजों के ज़माने में बहुत से मुस्लिम फौजी अफसर आए, और जब ये रिटायर हुए तो ये अपने अपने वतन को वापस चले गए। ये जब तक रहे तो उर्दू का माहौल यहाँ बड़ा खुशगवार इन्होंने बना के रखा, और उनसे जो कुछ सीखा हमारे उर्दू, जबलपुर के उर्दू वालों ने, वो करते रहे। जब ये लोग अपने वतन को वापस गए तो उर्दू की शमा यहाँ उस तरह रोशन नहीं रही जैसे इनके ज़माने में रोशन होती थी। ऐसे बहुत से नाम बताए जा सकते हैं कि लोग बंगाल से आए, बिहार से आए, यूपी से आए, दिल्ली से आए और इन फैक्ट्रियों में मुलाजिम रहे। जब ये फैक्ट्री बन रही थी, पुतली घर जिसको कहते हैं, वहाँ भी बिहार के लोग आए, उर्दू वाले, खासतौर से बिहार से बहुत सी मुस्लिम घराने आए। अंजुमन इस्लामिया जब बना 1876 में, उसमें जो लोग आए वो भी अहले उर्दू थे। पर्शियन के बाद उर्दू जबान आ गई, लेकिन इन सब के जाने के बाद यहाँ का उर्दू का चमन भी वीरान सा होता गया। लाज रख ली कुछ लोगों ने, जैसे अब्दुल हई अंजुम साहब थे, अंजुम जबलपुरी थे। अभी मौजूदा दौर में हम नाम ले सकते हैं बाबू अनवर निज़ामी साहब का, इसके अलावा नवाब कौसर का, इरफान झांसवी का, मन्नान फराज का, और गैर उर्दूदान लोगों में हम सलील तिवारी का नाम ले सकते हैं। और भी लोग हैं, सूरज राय, सूरज एक मोतबर नाम है उर्दू जबान का, जो उर्दू में बहुत अच्छी बातें कहते हैं। तो इनकी वजह से उर्दू आज भी अब बिगड़ा कुछ नहीं है। अब भी अगर ये लोग समझ लें कि जबान की एक मोहब्बत का प्रतीक है, मोहब्बत का पुल है, इसमें हम लग जाएं इसकी खिदमत में, तो बहैसियत जबान, बहैसियत लिटरेरी जबान अदब के ताल्लुक से जिंदा रह सकती है। आपको इजाजत है कि आप दुनिया की किसी भी भाषा में तालीम हासिल करें, हर बेहतर से बेहतर इल्म सीखें, बेहतरीन उलूम फ़नून में अपने बच्चों को आप दक्ष बनाएं, लेकिन बहैसियत मादरी जुबान उर्दू की तो कदर करें, अपने बच्चों को उतनी उर्दू तो पढ़ाएं। अभी आप लगातार कमाल पब्लिकेशन भी आपका है, तो लगातार किताबें भी उर्दू के दीवान भी आपके उसमें शाया हो रहे हैं, तो कितने कुछ हर साल आप निकाल पाते हैं? ये बात आपने बड़ा चुपता हुआ पूछा है। हम तो कमाल पब्लिकेशन में 16 दूनी 8 करते हैं, 415 किताबें हमने छापी हैं, और ये 415 किताबों में केवल 7 किताबों का पेमेंट लिया है मैंने, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट छापी है। मसवदा दे दीजिए, अगर मुझे मसवदा पसंद आ गया तो किताब छाप के आपके घर के पते पर ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे, बिल्टी आपको भेज देंगे, आप छोड़ा लीजिए। ना हम आपकी किताब बेचेंगे, ना कुछ मुझे उसकी कीमत चाहिए। यानी अपनी जब मैं सर्विस में था तो तनख्वाह से, रिटायर हो गया हूं तो अपनी पेंशन, ये पूरी मैं उर्दू की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट छापने में करता हूं। और छोटे मोटे लोगों की किताबें, हिंदुस्तान के माहिर तरीन लोगों की किताबें मैंने छापी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट छाप। 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्री किताबें लेने से इनकार कर दिया कि साहब हमारे पास पैसा है, हम कमाते हैं और हम खुददार आदमी हैं, हम उजरत दिए बगैर आपसे ये किताब नहीं छपवाएंगे, क्योंकि काम आप वर्ल्ड क्वालिटी का करते हैं। लिहाजा उन 7 लोगों ने मुझे पैसा दिया, और उंगली पे नाम गिना सकता हूं इन 7 लोगों का। अदरवाइज 415 किताबों में से 7 किताबों का पैसा मिला, 408 किताबों का पैसा मैंने लिया नहीं।
2021 से पहले मैं बताता नहीं था कि किताबें मैं फ्री छापता हूं। 2021 में एक हादसा मेरे साथ गुजरा, और वो हादसा ये था कि जो किताबें मैंने छापी 9 फ्री ऑफ कास्ट, उन बंदों के दिमाग में बेईमानी आ गई। उन्होंने 16 पेज की एक जिस उसमें से फाड़ ली और 16 पेज कहीं से छपवा के लगा दिया, जिस पर यह लिखा था कि यह किताब फखरुद्दीन अहमद मेमोरियल सोसाइटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माली ताउन से छपी है, और उनसे पैसा ले लिया। ये बात किसी तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मालूम होगी। जब गवर्नमेंट को मालूम हुई तो उन्होंने मुझे नोटिस दिया कि आप 420 करते हैं, आपने अपनी किताबों के फहरिस्त में तो बताया कि हम फ्री छापते हैं, इनको तो हमने पैसा दिया है। बहरहाल मैंने ये साबित किया कि नहीं, मैंने ये किताबें अपने तरफ से फ्री छापी हैं। जब ये साबित हो गया तो गवर्नमेंट ने मुझसे कहा इन पर मुकदमा कीजिए आप। तो मैंने कहा इनकी सजा बस ये है कि इनको माफ कर दीजिए और दोबारा इनको पैसा ना दीजिए। तो मेरे पब्लिकेशन से जितनी किताबें निकली हैं उसका ब्रोशर मैं भी आपको दे रहा हूं। दोस्तों, कमाल पब्लिकेशन का ये ब्रोशर है जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि नोट तजल्लियात वज्म सना काश काश तखल्युलाते नाते नबी सफीना तन्हा सा रफ्ता रफ्ता आधुनिक हिंदी लवकता और समाज और ख्यालों का परिंदा ने पारिश्रमिक अदा की है। कोई एक लम्हा रकम नहीं, आंशिक पारिश्रमिक। तो दोस्तों, ये इतनी साफ गोई के साथ कमाल पब्लिकेशन अपना काम कर रहा है, और फिरोज कमाल साहब लगातार उर्दू अदब के लिए कुछ न कुछ अपनी भूमिका भी अदा कर रहे हैं और अपना पूरा समर्पण के साथ काम भी कर रहे हैं। कमाल साहब, अभी आपने बताया था इसके पहले जब हम चर्चा कर रहे थे कि उर्दू का कोई तराना नहीं था। सभी भाषाओं के, सभी संगठनों के कुछ न कुछ तराने थे, लेकिन उर्दू के तराने का वो किस्सा क्या है? 2022 की बात है। एक दिन मैं लेटे सोच रहा था, उस साल आजादी को 75 साल पूरे हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजादी का अमृत महोत्सव करके मनाना शुरू किया। ट्रेनों में, हवाई जहाजों में, अखबारों में एक लोगो छपा। उसी दिन मुझे ख्याल आया कि ये 2022 है, उर्दू अखबार को निकले आज ठीक 2 साल हो गए, हमारा कोई तराना, हमारा कोई लोगो क्यों नहीं बना। तो मैंने कौसर सिद्दीकी साहब को फोन किया, जो रूमी जाफरी के वालिद हैं, वो मेरे बहुत अच्छे बुजुर्ग दोस्तों में। तो उनको मैंने कहा साहब आप एक तराना लिखिए उर्दू का, और मैं उस तराने को प्रियम्बल बोर्ड से मंजूर कराऊंगा और वो तराना बनाऊंगा इंशाल्लाह। 12 रोज में एक तराना लिखा, मैंने म्यूजिशियंस को दिया, बबलू मैथ्यू से संगीत लिया और प्रोफेशनल गायकों को इकट्ठा किया, अपने स्कूल के बच्चों को ट्रेंड किया, और उसके बाद उस तराने को बनाया। फिर वो तराना अप्रूव्ड हुआ, और यौम इकबाल 11 नवंबर को तराना उर्दू तराने की हैसियत, परचम उर्दू की हैसियत से रिलीज किया जाता है। तराने के बोल भी अभी आप चाहेंगे तो मैं दिखा और सुना सकता हूँ, रिकॉर्ड है मेरे पास उसका। तो दोस्तों, इस तरह से देखें कि 2 बहनें हिंदी और उर्दू इसी ज़मीन पर पनपी, इसी ज़मीन पर पली बढ़ी। हिंदी अपने तरह से काम कर रही है और उर्दू इस समय जिस तरीके से हाशिए में हो रही है उसका दर्द कहीं न कहीं हर किसी को है। एक बहुत ही मीठी जुबान, एक बहुत ही अदब की जुबान, और उसमें जो बात कहने का दम है, जो सीधे पहुंचती है आपके दिलों तक, वो भाषा है, उसमें वो मिठास है, वो चुभन है। लेकिन आज उर्दू को लेके अगर उर्दू के ही जानकार लोग उसे उपेक्षित कर रहे हैं तो ये विचार करने की ज़रूरत है, और फिरोज कमाल साहब का ये दर्द आप सभी को महसूस करना चाहिए। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर आज बस इतना ही। आगे भी हम फिरोज कमाल साहब से अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब।